देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है आपका लिंगानुपात, और नाम से क्लियर है लिंग का अनुपात। ये एक्चुअली होता क्या है, ये होता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है, बस यही है। जैसे मान लो 1000 पुरुष है, 931 स्त्रियां, ये जो डेटा है अभी भारत का लिंगानुपात, जनरली ये काफ़ी पुराना, मतलब इसके पहले का डेटा जो है 1000 पर 931 स्त्रियां, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का या पुरुष स्त्री का लिंगानुपात क्या है, तो 1000 फिर वहाँ रेशियो रहता है 931। एक स्वस्थ समाज में पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या लगभग समान होनी चाहिए। वर्तमान में हमारे देश में कुछ क्षेत्रों में पुत्र की चाह में भ्रूण परीक्षण कर गर्भस्थ लड़की की हत्या कर देने के कारण इसमें असंतुलन उत्पन्न हो गया है। अब तो फिर भी इस पर काफ़ी कुछ कंट्रोल हुआ है, लेकिन पहले क्या होता था कि पुत्र की चाह रहती थी। अब तो जैसे जब लड़की पैदा होती है तब ज़्यादा हर्षोल्लास रहता है लड़कों की कंपैरिजन में देखा जाए तो, लेकिन पहले उल्टा होता था। अब थोड़ा सा समाज चेंज हुआ है, लेकिन पहले क्या होता था, पुत्र की चाह में पहले ही परीक्षण करवाया जाता था और भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, यानी कि पेट में ही बच्चे की हत्या कर दिया जाता था, और इससे क्या होता था, लिंगानुपात असंतुलन हो जाता था, यानी कि लड़कियों की संख्या कम होती थी। गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण पर कानूनन प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब आप कभी ये नहीं सुने होंगे कि इसलिए बच्चे को पेट में मार दिया गया क्योंकि वो जो है स्त्री थी, वो लड़की थी, क्योंकि अब यहाँ पर पहले इसके लिए कानून नहीं था। सोचो पहले का कितना गंदा कानून था, अब तो कानून बन गया, और कानून का डर अच्छे लोगों को है ना, जैसे जो अपने आप में बहुत बड़े अपने आप को समझते होंगे, उनके भी केस में कहीं ना कहीं कानून का डर तो रहता है। तो ये है लिंगानुपात। समझ में आया? अगर एक रफली आप अपनी लैंग्वेज में समझोगे तो क्या बोलोगे? लिंगानुपात का तात्पर्य है कि जनसंख्या में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या का क्या अनुपात है। क्लियर है? पहले लिंगानुपात कम होता था, रीजन क्या है? क्योंकि भ्रूण हत्या का रीजन। अगला जनसंख्या आकार। देखिए एक समष्टि का मतलब होता है जनसंख्या में जो कुल व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या का आकार कहलाता है। मतलब एक जनसंख्या में कुल व्यक्ति कितने हैं, मतलब स्त्री पुरुष को मिलाकर कुल व्यक्ति कितने हैं, इसी को बोलते हैं जनसंख्या का आकार बोलते हैं। वर्तमान में विश्व भर में मानवों की तीव्रता बढ़ती जनसंख्या चिंता का प्रमुख कारण है। वर्तमान में विश्व में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो मानव की। इनमें जन्म दर एवं मृत्यु दर सम्मिलित है। जन्म दर और मृत्यु दर भी सम्मिलित है। जन्म दर का मतलब कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं वार्षिक रूप से, और मृत्यु दर का मतलब कितने बच्चे की या कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। एक वृद्धि करती हुई जनसंख्या में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। अब क्या हुआ, पहले के लोग देखे होंगे, कोई बीमारी फैलती थी, बीमारी से पूरा गांव समाज काफी सारे लोग एक तरफ से मर जाया करते थे। तो वहां पर पहले के केस में उल्टा था, ध्यान देना, पहले के केस में उल्टा था, मतलब मृत्यु दर क्या थी, ज्यादा थी, जन्म दर कम था। या जन्म दर मान लो, पहले लोग जन्म दर इसलिए ज्यादा करते थे पहले के केस में कि जैसे 5 बच्चे में से 1-2 बच्चे जीते थे, वो भी उनका नाम कल्लू, कालिया, प्रसाद, ऐसे अजीबोगरीब नाम रखा जाता था ताकि ये बच्चा जी जाए, है ना। लेकिन जब से स्वास्थ्य चिकित्सा का प्रसार हुआ तब से जो मृत्यु दर में कमी हुई। आजकल मरते हुए पुरुष को भी या स्त्री को भी, मरते हुए व्यक्ति को बचा लिया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, अब जन्म दर नियंत्रण। अब ध्यान देना बच्चा, जन्म दर नियंत्रण क्या होता है, तो परिवार कल्याण हेतु, परिवार के कल्याण के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, एक परिवार में है ना, अच्छे से जितने भी बच्चे हैं, है ना, माता पिता भाई बहन, ध्यान से सुनो, एक परिवार में जितने भी लोग हैं, अगर इन सब की संख्या सीमित रहेगी
तो शायद परिवार में सभी लोगों की वृद्धि विकास अच्छे से हो सकेगी। तो यहाँ पर यह दिया गया परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित करके, बच्चों की संख्या सीमित करके, जैसे एक परिवार में अगर 4 बच्चे हैं और एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली है जिस परिवार में 2 बच्चे हैं उन 2 बच्चे को कंपैरिजन देन 4 बच्चे वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा सुख होगा। कंडीशन है अगर दोनों परिवार गरीब हैं, तो अमीर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 क्या 14 करो, कोई दिक्कत नहीं। परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं, है ना। इसको परिवार नियोजन को बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, मतलब फैमिली का प्लान करना। तो यहाँ फैमिली प्लानिंग क्या है, परिवार नियोजन किसे कहते हैं, तो परिवार के कल्याण के लिए बच्चों की संख्या सीमित करके, मैंने 2 पॉइंट बताया, क्या, परिवार के कल्याण के लिए बच्चों की संख्या सीमित करके परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को, परिवार को अच्छे से चलाने की या प्लानिंग करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग कहते हैं। अब यहाँ पर नीचे दी गई अस्थायी और अस्थायी विधियों द्वारा आसानी से परिवार नियोजन किया जा सकता है, मतलब कुछ ऐसी विधियां हैं कि जिसके वजह से परिवार नियोजन किया जा सकता है। आगे यहाँ पर देखिए, पहला विधि है लूप अथवा कॉपर टी। परिवार नियोजन की पहली विधि है लूप अथवा कॉपर टी। स्त्रियां लूप लगवाकर गर्भ धारण करने से अपना बचाव कर सकती हैं। यह सिर्फ गर्भ धारण को रोकती हैं, यौन रोगों से रक्षा नहीं करती। मतलब कॉपर टी या लूप टी जो होता है ये गर्भ धारण को रोका जाता है इसके थ्रू, और ये स्त्रियों के लिए होता है, लेकिन ये यौन रोगों से सुरक्षा नहीं करती हैं, मतलब ऐसा रोग जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे रक्षा नहीं करती। दूसरा है निरोध। निरोध का प्रयोग पुरुष द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग से गर्भ धारण होने की कोई भी संभावना नहीं होती। क्लियर है। अगला है गर्भ निरोधक गोलियां, टैबलेट्स। आजकल ऐसी गोलियां उपलब्ध हैं जिनके सेवन से गर्भ धारण की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। स्त्रियों के लिए अनेक प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध हैं, जैसे माला डी, पल्स, सहेली आदि। क्लियर है। अगला है गर्भ समापन क्या होता है। तो गर्भ धारण करने के बाद, अभी तक क्या था, 3 विधियों में गर्भ धारण ही नहीं होने दिया जा रहा था। कॉपर टी या लूप टी स्त्रियों में, निरोध पुरुषों में, गर्भ निरोधक गोलियां स्त्रियों में, इनका यूज करके, है ना। लेकिन अब क्या, गर्भ समापन, गर्भ धारण मान लो हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाता, उस सिचुएशन में गर्भ धारण के बाद भी एक सीमित काल के भीतर, एक निश्चित समय के अंदर किसी कुशल व शिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टर से, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से गर्भ समापन यानी कि एबॉर्शन करवाया जा सकता है, कराया जा सकता है। एक टाइम जोन के अंदर, अगर एक समय, एक उसका लिमिटेशन रहता है, उसके बाद में कुछ नहीं होता है। अगला महिला का ऑपरेशन। अगला है नसबंदी, जिसे कहते हैं महिला के ऑपरेशन को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। ऑप्शनल में पूछा गया, अभी मैं दिखाऊंगा ऑप्शनल कैसे पूछा जाएगा। और पुरुषों के ऑपरेशन को वैसेक्टॉमी कहते हैं। मतलब महिलाओं में नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी बोलेंगे, और पुरुषों में नसबंदी को या पुरुषों के ऑपरेशन को वैसेक्टॉमी बोलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब अगर इसको आपको याद करना है तो जैसे महिलाओं में ऑपरेशन को, नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी बोलेंगे, तो आप सीधा ऐसे याद कर सकते हो, माटी, तो माटी से माँ से महिला और टी से ट्यूबेक्टॉमी। और यहाँ से पुरुष का जो है ना, पुरुष का क्या करोगे, वैसेक्टॉमी, यानी कि पूर्वे में बहते चले जा रहे हैं, तो पुरुष से याद आ जाएगा पुरुष और बहते से याद आ जाएगा वैसेक्टॉमी। याद करना है, कोड आपको बनाना सिंपल सा। ये कोड वहां पर अप्लाई होता है जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार वैसेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी, माटी माटी, माँ से महिला, टी से ट्यूबेक्टॉमी। अच्छा, जब महिला के लिए क्या है, ट्यूबेक्टॉमी है, तो पुरुषों के लिए क्या होगा, वैसेक्टॉमी होगा। अब यहाँ पर देखिए, महिला का ऑपरेशन या नसबंदी, यह विधि पूर्ण एवं अस्थायी विधि है। मतलब पूर्ण एवं अस्थायी विधि है। अभी तक जितनी विधियां थी अस्थायी थी,
अगर ये विध हो गया तब भाई आगे कुछ नहीं हो सकता। क्लियर। अस्थाई परमानेंट विध है। इस विध में स्त्रियों की अंडवाहिनी को ही काट दिया जाता है और काट कर उसको बांध दिया जाता है, अंडवाहिनी को, क्योंकि अंडवाहिनी में ही शुरुआत में बच्चे का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, जिससे अंडाणु या अंडे अंडवाहिका में आगे नहीं बढ़ पाते। सॉरी, अंडवाहिनी में अंडे जो हैं आगे बढ़ते हैं अंडवाहिका में, तो फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ ही नहीं पाते। जब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे तो उसका कांटेक्ट कभी मेल के स्पर्म से हो ही नहीं पाएगा, मतलब फिर वहाँ कोई जनरेशन, कोई रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इसलिए इसको बोला गया परमानेंट विधि। अगला, पुरुषों का ऑपरेशन, नसबंदी, वैसेक्टोमी। पुरुषों में शुक्रवाहिनी के ऑपरेशन से भी गर्भधारण की अस्थाई समस्या अस्थाई रूप से दूर हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, शुक्रवाहिनी मतलब जहाँ से शुक्राणु बहते हैं, निकलते हैं, उसी को बांध दिया जाता है, शुक्रवाहिनी काट कर बांध दी जाती है। तो पुरुषों के ऑपरेशन में पुरुषों का शुक्रवाहिनी काट कर बांध दिया जाता है, महिलाओं के ऑपरेशन में महिलाओं का अंडवाहिनी से अंडे निकलेंगे, वो निकलने ही नहीं पाएंगे जब काट कर बांध दिया जाएगा, और शुक्रवाहिनी से शुक्राणु निकलेंगे, जब काट कर बांध दिया जाएगा तब वहाँ पर शुक्राणु नहीं निकलेंगे। इसलिए इन दोनों मेथड को क्या बोला गया, परमानेंट यानी कि अस्थाई मेथड बोला गया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अगला है यौन संचारित रोग। वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि सेक्स के द्वारा ट्रांसमिट होने वाला डिजीज, इसे कहते हैं यौन संचारित रोग कहते हैं। इसे रजित रोग भी कहते हैं, बीडी कहते हैं, बिनरल डिजीज या जो है बीडी भी कहते हैं। क्लियर बच्चा, यहाँ तक समझ में आया। जिस तरह से आप पॉजिटिव माइंड से आपने ये चीज़ समझा, इसी तरीके से पॉजिटिव माइंड से आपको एक चीज़ और समझना है, उसे मैंने एक बार बताया था लेकिन इसको समझना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर मासिक चक्र, इसके बारे में यहाँ पर क्या होता है, अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडे का मोचन करता है। ये एक टेंडेंसी होती है, केवल स्त्रियों के शरीर में ही होता है, पुरुषों के शरीर में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एक अंडे का मोचन होता है और ये अंडे निषेचन का इंतजार करते हैं, यानी शुक्राणु का इंतजार करते हैं। जब निषेचन नहीं होता है तो निषेचन अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय प्रतिमा तैयारी करता है, जहाँ पर जब तैयारी करता है तो अस्पंजी, अंतःभित्ति, मांसल जैसी संरचनाएं उभर जाती हैं, जैसे पौधे निकल जाते हैं इस तरह से। लेकिन जब निषेचन नहीं होता है तब यही परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर या म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इसमें कोई गंदा चीज़ नहीं है। अगर पॉजिटिव माइंड से आप पढ़ रहे हो तो एक तरह से इसके थ्रू शरीर की सफाई होती। और एक चीज़ बताऊं, अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है तब भाई बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगा तब एक स्त्री कभी माँ बन ही नहीं सकती। आगे देखिए यहाँ पर इस चक्र में लगभग एक माह का समय, लगभग जो है एक माह में ये हमेशा रिपीट होता रहता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं और ये अवधि 2 से 8 दिन तक होती है। तो जो 2 से 8 दिन तक होती है इसमें शरीर की सफाई होती है। इसलिए अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, इसलिए स्त्रियों को स्ट्रांग होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। आपको पहला नंबर खुद अपने लिए एक अंदरूनी मजबूती लानी चाहिए, ताकि जो भी दर्द, कष्ट, पीड़ा हो आप सहने का गट्स रखो। इसलिए सरकार भी हर समय हमेशा किसको बढ़ावा दे रही है, स्त्रियों की। कोई भी सरकार आती है, महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के नाम से काफ़ी सारी योजनाएं, क्योंकि ये चीज़ पुरुषों में नहीं होता है और ये इतना आसान नहीं होता। क्लियर, वो डिपेंड करता है लोगों के सहने की क्षमता कितनी है। तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर, समझ में आया? थैंक यू।